नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की स्पेशल तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और आपके करंट अफेयर संबंधी आपके वीडियो हमारे चैनल पर लाए जाते हैं। और अभी तक जितने भी वीडियो हमने अपलोड किया है उसकी प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप धीरे धीरे करके सभी वीडियो को देखते जाइए और डेली का डेली आप रिवीजन भी करते जाइए। तो चलते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन आपको इसमें कह रहा है पहला कि सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो हमने बताया था कि सौर मंडल में एक ग्रह है जहां पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वो आपका है मंगल ग्रह, अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिस कारण से ये लाल दिखता है। अगर आयरन ऑक्साइड की मात्रा 15% से ज़्यादा होती है तो वो चीज़ आपकी लाल दिखाई देने लगती है, ठीक है। और आयरन से जब आपकी वायु क्रिया करती है तो वो रेड आपका हो ही जाता है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। वहीं पर बात कर लेते हैं आपके बृहस्पति की। तो बृहस्पति आपका कैसा होता है, पीला दिखता है, ठीक है। कैसा होता है, पीला। और सौरमंडल का सबसे बड़ा आपका ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। और सबसे कम समय में अपने खुद के चक्कर लगा लेता है, 9 घंटे 55 मिनट में लगा लेता है, ठीक है। और ये जो आपका बृहस्पति है ये सबसे बड़ा है, इसे मास्टर ऑफ गॉड की उपमा भी दी गई है और ये ग्रह और तारा दोनों की श्रेणी में आता है। वहीं पर बात करें आपके शुक्र ग्रह को, तो शुक्र ग्रह की सतह पर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है और यह सबसे चमकीला ग्रह है। इसे प्रेशर कुकर ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, प्रेशर कुकर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिससे यहाँ पर प्रेशर बहुत होता है, ठीक है। और बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह आपका सबसे छोटा है और ये सूर्य के सबसे पास में है। शुक्र और बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिल सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो चंबल नदी पर एक जलाशय है जिसका एक नाम है, एक नाम क्या है आपका, तो आपका हो जाएगा गांधी सागर। अर्थात चंबल नदी पर जो आपका बना है वो गांधी सागर है। देखिए, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर बांध का जलाशय उड़ीसा में स्थित हीराकुंड बांध के जलाशय के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है, ठीक है ना। तो आपका राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर गांधी सागर बांध। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही है। सही है यहाँ पर बात कर रहा है आपसे, तो यहाँ पर आपका जो सही है वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो आपका झरिया, जो कि आपका अभ्रक के लिए जाना जाता है, ठीक है। झरिया आपका किसके लिए जाना जाता है, अभ्रक के लिए जाना जाता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत हैं। तो सर्वाधिक जो श्रम शक्ति या सर्वाधिक जो लगे हुए हैं वो आपका किस में है, तो हमने बताया था कि आपका कपड़ा उद्योग है। कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक व्यक्ति कार्यरत था, जिसे बोलते हैं टेक्सटाइल उद्योग। तो टेक्सटाइल उद्योग में सर्वाधिक आपके कर्मचारी कार्य करते हैं। और महिलाओं की बात करें कि महिलाएं सर्वाधिक किस पे कार्यरत होती हैं, तो महिलाएं आपकी जो इसके बाद आता है सेकेंड नंबर का आपका जो चाय होता है, तो चाय की खेती में सर्वाधिक महिलाएं भागीदार होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली ये आपकी रेखा कौन सी है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो 5 का हो जाएगा आपका सी नंबर, अर्थात 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश ये आपकी गुजरती है। और ये आपकी जो है इसे बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है। हमने एक ट्रिक बताया था, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है ना, वहाँ से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की बात आई है तो कर्क रेखा को एक नदी है हमारे भारत की जो बोलते हैं माही नदी, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और ये ज़रूर याद रखना क्योंकि उत्तर से होकर जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये ग्लोब है, ग्लोब के बीच ये भूमध्य रेखा है, ऊपर से आपका कर्क रेखा जाती है, यहीं पर आपका कहीं भारत स्थित है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, इस कारण आपका ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 10 डिग्री अर्थात 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है। हमने बताया था
कि 10 डिग्री मतलब कि इसमें एक जीरो है, और जीरो अर्थात एक अंडा, और अंडा वाला एक आपका देश का राज्य का नाम है आपका अंडमान निकोबार, अर्थात जो अंडमान निकोबार में। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको घुमा दिया है कि कौन सा अंडमान है, छोटा है या बड़ा है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपकी 10 डिग्री चैनल आपका बनाता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का पूर्वी समुद्री तट जो नाम है वो आपका जाना जाता है, 7 का ऑप्शन राइट आपका भी हो जाएगा, जो आपका है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, कोरोमंडल। 7 का डी हो जाएगा कोरोमंडल। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर हम लोग भारत बना दिया, ये आपका पूर्वी तट है, ये आपका पश्चिमी तट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो पश्चिमी तट हो जाएगा ये आपका है, ये आपका मालाबार तट है, ये आपका कोरोमंडल तट है, ठीक है। और इधर आपका कोंकण तट है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, तो पूर्वी समुद्री तट सीमा जो आपका अन्य नाम है आपका कोरोमंडल है, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी लगभग कितनी है। तो देखिए आपका जैसे कि यहाँ पर आपका भारत है, और भारत जो बसा है वो कितनी दूरी में बसा है यहाँ पर, तो ये पूर्वी पश्चिमी ये हो गया। तो पूर्वी पश्चिमी जो दूरी लगभग है वो आपकी कितनी है, आप सबको पता होगा कि पूर्वी पश्चिमी आपकी जो दूरी है वो आपकी है 8 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा 2900 किलोमीटर। लगभग इतनी है, लेकिन शुद्ध आपका कितनी होती है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर होती है, ठीक है। और अगर बात करें कि आपका उत्तर से दक्षिण विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार आपका कितना है 3214 किलोमीटर है, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन का आपका जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाई गई है। तो सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया है वो आपका बनाया गया किस में, आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, नर्मदा नदी पर, ठीक है, नर्मदा नदी में आपका बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग देश कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग जो देश है वो आपका कौन सा है। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा चीन। चीन में आपका सर्वाधिक लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर चीन हो जाएगा। नेक्स्ट कह आपसे इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है। इंडिया डिवाइडेड हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछी गई है पुस्तक। तो 11 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, 11 का आपका सी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये पुस्तक लिखी है इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। 12 नंबर आपसे कह रहा है कि लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो कह रहा है लोकसभा में वर्तमान में निर्वाचित वर्ड लगा दिया है, ठीक है, निर्वाचित। तो लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वर्तमान में वो आपके कितने हैं। तो 12 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी 543। क्यों, क्योंकि वर्तमान में जो आपके हैं वो 545 हैं। 545 में 2 होते हैं आपके एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, बचे आपके 543, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि भारतीय संसद में शामिल हैं। तो भारतीय संसद में कौन कौन शामिल हैं। तो याद रखिएगा कि जो आपकी भारतीय संसद है वहाँ पर आपका राष्ट्रपति है, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 चीज़ें अर्थात आपकी जो भारतीय संसद बनी है लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति से मिलकर बनी हुई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे। ये क्वेश्चन हजारों बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुप्त शासकों द्वारा जो सर्वाधिक आपके जारी किए गए थे चांदी के सिक्के इन्हें क्या कहते हैं। तो आपके 14 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, अर्थात रुपया का बोलते थे, ठीक है। चांदी का जो सिक्का था उसे हम लोग रुपया बोलते थे उस समय जो गुप्त शासक थे। एक पॉइंट याद रखना कि जो गुप्त राजा थे तो गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक मुद्राएं जारी किया है, स्वर्ण मुद्राएं, ठीक है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया है। और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दीनार कहा गया है, और गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के हैं उनको रुपया कहा गया है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। बहुत भी बेहतरीन क्वेश्चन आपका है कि अगर भारत में उच्चतम अर्थात सुप्रीम कोर्ट की अगर बात कर रहे हैं कि न्यायालय में अगर न्यायाधीश बढ़ाना है तो इसका अधिकार किसके पास दिया गया है। ये अधिकार दिया गया है भारत की संसद के पास, ठीक है, भारत की संसद के पास दिया गया है। वहीं पर अगर बात करें कोई आपका हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट में अगर न्यायाधीश बढ़ाना है तो आपके राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए अभी हाल ही में बढ़ाए गए आपके हाई कोर्ट आपके इलाहाबाद में, ठीक है, तो वहाँ पर आपके राष्ट्रपति को अनुमोदन किया गया, इसके बाद इन्हें के उद्देश्य से बढ़ाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार किया था? तो पूर्ण स्वराज जो आपको जो स्वीकार किया था, ये अधिवेशन आपका कौन सा था? 16 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी नंबर, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में हुआ था जो कि यहाँ पर पूर्ण स्वराज स्वीकार किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और उन्होंने इस अधिवेशन में ये पूर्ण स्वराज संबंधी शब्द को वहाँ पर लिया गया था, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था। नेक्स्ट करें आपसे, जन गण मन गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था, उसका शीर्षक क्या था? तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? जन गण मन रचना किया था, और इसे 1912 में एक आपका पत्रिका प्रकाशित हुई थी जिसका शीर्षक क्या था? तो 17 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर, भारत भाग्य विधाता तत्व भारत विधाता, ये इसका शीर्षक रहा था। नेक्स्ट करें आपसे कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं पर विचार कीजिए, अर्थात यहाँ पर आपसे ये आपका एक इधर दे दिया है और कुछ आपका यहाँ पर दे दिया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण में उनका सही कालक्रम बताइए। ठीक है, सही कालक्रम है क्या? तो देखिए आपके जो आए हैं सबसे पहले वो कौन से आए हैं? तो आपके सबसे पहले आए हैं, ये थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए आपके सबसे पहले आए हैं राम मोहन राय। ठीक है, राम मोहन राय के बाद आपके आते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बाद आपके आते हैं मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू के बाद आपके आते हैं यहाँ पर गांधी जी। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा जो बी नंबर है, ये हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको जाना जाता है? तो याद रखिएगा ये जो गाना है, ठीक है, तो गांधी जी सिर्फ गाया करते थे, लेकिन इसके जो संगीतकार हैं वो आपके दूसरे हैं। तो है कौन आपके? तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, दिगंबर विष्णु पलुस्कर, ये हैं इसके संगीतकार। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? तो ये जो आपका मतभेद हुआ था आपके सूरत अधिवेशन हुआ था, अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सूरत, अर्थात डी नंबर हो जाएगा, जो कि 1907 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? तो अलगाववादी जो प्रथा थी ये लक्षण था किसका? 21 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, भारतीय परिषद अधिनियम जो आपका 1909 में आया था, ये आपका अलगाववादी प्रथा से संबंधित था। 22 नंबर आपसे कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आपका है, ये आपका कहाँ पर है? मुंबई में, ऑप्शन राइट सी। अब बात आती है कि मुंबई बंदरगाह है इसका नाम है या दूसरा? तो मुंबई बंदरगाह का एक सहायक बंदरगाह है जो उसके ट्रैफिक को कम करता है, नहावा सेवा बंदरगाह, उसी का नाम आपका है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, अर्थात जो नहावा सेवा है उसी का नाम चेंज कर दिया गया। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, अर्थात कह सकते हैं कि डी नंबर अस्पष्ट थी। ठीक है, कैसी थी? अस्पष्ट थी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अर्थात कैग जिन्हें बोलते हैं, जो भारत के वित्त संबंधी लेखा जोखा का काम करते हैं, इनकी जो आयु की बात किया, कार्यकाल की बात किया, तो कार्यकाल इनका होता है 6 वर्ष का, लेकिन अगर उससे पहले इनकी एज हो जाती है जो कि 65 वर्ष होती है, अगर उसके पहले इनकी एज हो जाती है तो 6 वर्ष से कम ही रह सकते हैं, अर्थात सी ऑप्शन 6 वर्ष या उससे पहले आपका कह सकते हैं 65 वर्ष, जो भी उसके पहले आ जाए वो आपकी होती है। ठीक है, 25 नंबर आपसे कह रहा है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक बताइए। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक, हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसका कि हर्षवर्धन का नाटक कौन सा है, और बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि इन्हीं के नाम से संबंधित होता है। ठीक है, इन्हीं के नाम से संबंधित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 25 का जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हर्षवर्धन द्वारा जो रचित नाटक आपका रत्नावली, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी नंबर रत्नावली हो जाएगा। और 26 नंबर आपसे कह रहा है, शाहनामा का लेखक कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इब्न बतूता, अलबरूनी, फिरदौसी, अमीर खुसरो, अर्थात यहाँ पर 26 का राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। जो इसका अगला पार्ट होगा उसमें आपको आंसर की के साथ
आपको बता दिया जाएगा कि PDF आपके टेलीग्राम पे डाल दी गई है, अब उसे डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि जब 2 पार्ट हो जाते हैं तो 2 पार्ट की आंसर की हम लोग कंबाइंड कर देते हैं, जिसमें आपका जनरल साइंस भी होती है और आपका GS होती है। सब पूरा आपका टॉपिक जो होता है एक PDF के माध्यम से और आंसर के साथ डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिए और इस क्वेश्चन का जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहिए और हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।